हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे बीएचयू, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा एंट्रेंस 2020 के बारे में। पहले हम लोग कुछ जनरल बात कर लेते हैं। अभी इस मंथ में कितने एग्जाम और नेक्स्ट मंथ में कितने एग्जाम हैं। इस मंथ में जो एग्ज़ाम होने अक्टूबर में, यानी आज जो डेट है वो 17 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर हो चुकी है। और इस मंथ में जो एग्ज़ाम होने हैं वो नर्सिंग होना, ये वाला एग्ज़ाम शायद 23 अक्टूबर में है। और 24 अक्टूबर में एग्ज़ाम जो होना है वो चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा में जो होता है उसका होना। दो जो हैं जिनके पेपर हमें सॉल्व कराने हैं वो अगले मंथ में जो पेपर हैं वो 10 और 11 में शायद जो है एमपी पैट का है, मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। और सीजीपीएटी की भी डेट नहीं आई है, तो हमें अभी जो पेपर सॉल्व कराने होंगे इस मंथ में वो नर्सिंग कराने हैं। ज़्यादा नहीं, केवल यहाँ पर 3 पेपर्स हैं, ठीक। और एक पेपर केवल आपका जो है 2019 का चौधरी चरण सिंह का है। तो अभी हमें इतने पेपर सॉल्व कराने हैं। अब बच्चे कमेंट करते हैं जो एमपी पैट स्टूडेंट्स हैं और सीजीपीएटी की है कि मेरा सर वीडियो प्रीवियस ईयर का कब आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल परेशान हो। कुछ एमपी पैट वाले बच्चे इतना लंबा कमेंट करते हैं कि मुझे पढ़ने में भी 1-2 मिनट चला जाता है। बाद थोड़ा सा कष्ट भी होता है कि बच्चे परेशान हैं प्रीवियस ईयर पेपर के लिए, चूँकि वो समझते हैं चीज़ को कि प्रीवियस ईयर पेपर का मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई फ्रॉड पेपर अपलोड नहीं होता। तो वो जानते हैं इस चीज़ को कि हमें पेपर अगर मिलेगा तो ओरिजिनल ही मिलेगा और थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम इस चीज़ को मानते भी हैं कि आप लोग हमारे चैनल को बहुत फॉलो करते हैं और बहुत बेसब्री से इंतजार करते रहे वीडियो का। इस तरीके से मुझे कमेंट करते हैं तो हम आपके उम्मीदों पर पानी फेरने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे हम बीमार हों चाहे कुछ भी हो। वीडियो हम जरूर बना के देंगे। 2 दिन में वीडियो, कई बार ऐसा होता है कि मुझे ज़्यादा ही कुछ तबीयत खराब होती तो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन आपके लिए वीडियो हम जरूर बना के देंगे। ठीक, चूँकि पेपर का टाइम थोड़ा सा आपका काफ़ी है। अभी पेपर अभी 10 और 11 अक्टूबर में था, तो मैंने कमेंट करके बच्चों को बोला था मैं 12 अक्टूबर से पेपर जो है आपका जरूर अपलोड कर दूंगा, लेकिन नहीं ऐसा हो सका। तो हम पेपर अब जरूर शुरू करेंगे। लेकिन अभी पेपर नर्सिंग का जो है वो भी बच्चे कमेंट करते हैं बार बार, ठीक है। और कुछ बच्चे सीजीपीएटी वाले हैं वो भी कमेंट करते हैं। एक्चुअली एमपी पैट में यहाँ पर पेपर ज़्यादा नहीं है, केवल 3 पेपर हैं, 17, 16, 15। 3 कराएंगे, ज़्यादा नहीं, बच्चे समझ जाएंगे पेपर कैसा आता है। और रही बात यह कि पेपर किसी का भी हो, चाहे बीएचयू नर्सिंग हो, सीजीपीएटी हो, जो भी पेपर हम लोग सॉल्व कराएंगे वो अब जिसके एग्जाम होना है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। केमिस्ट्री पेपर अगर है तो आपको सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि वो पेपर मेरे क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये भी जानते हैं हम पेपर किस तरीके से पूछता है एग्जाम में, पेपर का क्वेश्चन का पैटर्न किस टाइप का आता है। ठीक, ये हमें समझने की जरूरत है। तो आप लोग बिल्कुल भी जो है घबराएं नहीं। एमपी पैट स्टूडेंट्स या सीजीपीएटी स्टूडेंट अपने होल सिलेबस का रिवीजन करते रहिएगा, बाद बाकी हम पेपर आपके लिए यहाँ पर जरूर कराएंगे। एमपी पैट में मजे की बात यह है कि जो पेपर होता है वो एक दिन में 3 पेपर होते हैं, पीसीए, इसके बाद में पीसीएम और पीसीबी। सबसे अच्छी बात यहाँ कि तीनों पेपर डिफरेंट होता है। यहाँ पर केमिस्ट्री डिफरेंट है। पिछले बार 2019 से पेपर हुआ तो 29 जून में, 29 जून में सुबह पीसीएम, पीसीए इस तरीके से होता है। तो पीसीए के यहाँ केमिस्ट्री डिफरेंट है, यहाँ केमिस्ट्री डिफरेंट है। तो आपके यहाँ पर बहुत सारे पेपर हैं, एक पेपर नहीं है, बहुत ज़्यादा पेपर हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, हर स्टेट एग्जाम में अपना पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है। वो कोई स्टेट एग्जाम हो, पहले सालों से अब जो पेपर आ रहा है वो काफ़ी स्टैंडर्ड पेपर आता है। तो आप लोग ये ना रहें कि पेपर सिंपल आता है, ठीक है, पेपर मॉडरेट ही रहता है, इतना स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो आप लोग अपने होल सिलेबस को एनसीईआरटी से बार बार रिवीजन करते रहें। बाद बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बुक है तो लगाएं, नहीं तो हम आप बीच बीच में वीडियो लाते रहेंगे एमपी पैट और सीजीपीएटी के लिए। ठीक है, तो आज फिलहाल हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में, चूंकि अभी इसका एग्जाम करंट में होना है और थोड़े पेपर हैं, बीच बीच हम आपके लिए वीडियो जरूर लाएंगे। ठीक, देखिए आज का जो हम यहाँ पर नर्सिंग बारे में बात करते हैं, इसका जो एग्जाम है 23 अक्टूबर 2020 में होना है। ठीक है, अभी जो मेरे पास करंट जो अपडेट है उसके बारे में बता रहा हूँ। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चन में क्या क्या आता है, इसमें केवल पीसीबी ही आता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और इसमें फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है वो 25 क्वेश्चन होता है, केमिस्ट्री का जो होता है वो 25 क्वेश्चन आता है। रही बात बायो की, तो बायो में आपका 50 क्वेश्चन आता है, 25 क्वेश्चन बॉटनी और फ्रॉम 25 क्वेश्चन जूलॉजी। तो टोटल मिला के यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो गया है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक, अब पता जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो कट ऑफ हाई जाती है, ये भी है। हालांकि बीएचयू बीएससी नर्सिंग काफ़ी अच्छा कोर्स होता है। अगर आप कहीं भी बीएससी एग्रीकल्चर नहीं हुआ है स्टेट में, तो आप बीएचयू बीएससी नर्सिंग करके अपना प्राइवेट फील्ड में अच्छा सा बैकअप बना सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, तो हम लोग आज यहाँ पर पेपर सॉल्व करेंगे। तो हुआ इसका क्राइटेरिया, ठीक है, कितने क्वेश्चन और कितने कहाँ से क्वेश्चन और कितने नेगेटिव मार्किंग है। तो 2 घंटे का टाइम होता है, 2 घंटे के टाइम में हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम कितना होता है, 2 घंटे का, ठीक है। तो हम लोग इसके वीडियो आपके लिए बना के दे देंगे। आज हम जो पेपर सॉल्व करेंगे वो बीएचयू नर्सिंग का 2017 का पेपर है। काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत दिनों से इसके लिए परेशान थे। देखिए, आज हम लोग पेपर जो सॉल्व करेंगे वो 2017 का पेपर है बीएचयू नर्सिंग का, जो हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए 1 यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिसमें जो थोड़ा टफ है, स्टैंडर्ड है, उसको सॉल्व करेंगे। बाद बाकी जो थ्योरी इसमें दे रखा है उसको आप ऐसे ही उसको याद कर लेंगे, मैं उसको समझा दूंगा, बोल दूंगा, आप उसको कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ठीक। इसका पेपर जो है हम इसका टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन हमारा है, द नेम द कंपाउंड फॉर्म विथ व्हेन बेंजीन इज वार्म एट द 60 डिग्री सेंटीग्रेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए, कह रहा है जब बेंजीन के बारे में कुछ जानकारी अगर हो तो मैं बता दूं, एक पॉइंट यहाँ पर सबसे अच्छा पूछा जाता है, बेंजीन फर्स्ट सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड, प्रथम सरलतम एरोमेटिक यौगिक क्या है, तो क्या है, बेंजीन, ठीक। कैल्कुलिन के इसका जो है स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है। और तो हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पर, ठीक। अब ये कह रहा है कि इसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, देखिए अगर हम लोग कॉमन कराते हैं इसका नाइट्रेशन हिंदी में नाम देते हैं नाइट्रीकरण। होता क्या है, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप कॉल्ड नाइट्रेशन, नाइट्रो समूह का जुड़ना कहलाए क्या, नाइट्रीकरण। अब यहां पर क्या दे रखा है, देखिए होता क्या है, जब सिंपल नाइट्रेशन कराए हम डाइल्यूट में, डाइल्यूट माने तनु क्या होता है, जब विलयन में विलय की मात्रा कम हो तो विलयन पतला होता है, ऐसे विलयन नाम देते हैं तनु विलयन। अगर उसी विलयन में सॉल्यूट की मात्रा यानी विलय की मात्रा ज्यादा हो तो विलयन कैसा होता है, गाढ़ा, उसको बोलते हैं कंसंट्रेट या सांद्र विलयन। यहां पर दोनों ही डाइल्यूट लिए गए हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी है प्लस और क्या है, डाइल्यूट H2SO4 भी है। जब दोनों डाइल्यूट हो और यहाँ पर टेम्परेचर ना दिया हो तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो होगा नाइट्रोबेंजीन। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनेगा, क्या बनेगा, देखिए कैसे, ये NO2 है, HNO3 है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर हटा दें, कहानी खत्म इसकी। देखिए थोड़ा सा हम लोग खूब पढ़ते हैं, यहाँ पर नाइट्रो समूह है, HNO3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, HONO2 लिख सकते हैं, ठीक। HOH और NO2, HNO3 ऐसा क्यों लिखा है, कुछ यहाँ पर वजह है, कुछ रीजन है। वजह यहाँ पर ये है, आप ये देखिएगा, इसको ब्रेक करें अगर तो यहाँ पर देखिएगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी ज़्यादा है ऑक्सीजन की। चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये होती है बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। ये फर्स्ट है, ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये थर्ड। तो यहाँ पर देखिएगा N से ज्यादा किसकी है, O की, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये NO2 पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब इस NO2 के द्वारा ये H यहाँ से निकलेगा, किसके साथ, OH यानी वाटर के साथ। तो कंपाउंड यहाँ पर क्या बनेगा, मैं जरा बता दूं, यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा, यहाँ पर क्या पूरा हटा दें, यहाँ पर तो हम ऐसे लिख सकते हैं HONO2, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये जुड़ गया, ये निकल गया वाटर, ठीक। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O। कंपाउंड यहाँ क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। ये सिंपल नाइट्रेशन है जब यहाँ पर टेम्परेचर ना दिया जाए तब, लेकिन वो ये कह रहा है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या करेंगे हम लोग, फर्दर उसको फिर यहाँ पर कर देंगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फिर कराएंगे नाइट्रेशन, तो ये NO2 एक और यहाँ ले लेंगे, ठीक। अब देखिए क्या होगा, क्योंकि NO2 क्या होता है, ये NO2 जो है ये मेटा डेरिवेटिव है, कहाँ पर मेटा जुड़ेगा, मेटा पोजिशन पर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर NO2 है, ये इसका ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा, ये ऑर्थो, ये मेटा, सामने वाला क्या होता है पैरा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, मेटा। ये पता क्या है,
ये तब है जब यहाँ लेंगे कितना टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो यार, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस रिएक्शन का नाम क्या है। तो ये किसके द्वारा सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ये क्या इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आ रहा, तो इस रिएक्शन नाम हो जाता है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पूछते हैं कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल इज फर्स्ट एड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, फर्स्ट ऐड होता है। तो यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इसका एग्जांपल है, चाहे नाइट्रेशन हो चाहे सल्फोनेशन हो, दोनों ही जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एग्जांपल होते हैं। तो ये हमारा कंपाउंड क्या बन गया यहाँ पर। अब देखिए ये मेटा है, अब चूंकि नाइट्रो यहाँ पर 2 है तो हम लोग डाइनाइट्रो लिख सकते हैं। काउंटिंग करें अगर तो 1 2 3, ठीक। तो यहाँ पर 1 काउंटिंग, यहाँ क्या होगी 3 काउंटिंग। कैसे 1 2, तो देखो 1 और 3 पर कितने हैं, 2 हैं, तो 1, 3 डाइनाइट्रो और क्या आ जाएगा बेंजीन। तो इसी शॉर्टकट में लिख सकते हैं क्या, TNB ट्राइनाइट्रोबेंजीन। और ये एक कंपाउंड होता है, एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है नाइट्रोबेंजीन। एक TNB है, एक होता है TNT। वो क्या होता है, जब टॉलुइन कराते हैं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में तो क्या बनता है, TNP बनता है, ठीक। ये आपका ट्राइनाइट्रोबेंजीन नहीं है, ये केवल क्या है आपका, इसका नाम क्या है देखिएगा 1 3 डाइनाइट्रोबेंजीन। मैं भी चर्चा कर रहा था उसकी, देखिए मैं ज़्यादा बता दिया, ये 1 3 डाइनाइट्रोबेंजीन है। लेकिन अगर इसी करा दें फिर हम लोग नाइट्रेशन एक बार फिर हीट कर दें, या एक कंडीशन और है, अगर हम लोग इसी कंडीशन में क्या मिला दें पता है, डायरेक्ट कंसंट्रेट यहीं पर कर देते हैं, इसका नाइट्रेशन करा दें अगर, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड यानी सान नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट क्या H2SO4, तो बनने वाला यहाँ कंपाउंड क्या बनेगा, मेटा ये 135 NO2 ऑर्थो और नाइट्रो, ठीक। तो देखिए 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 3 5, क्या 3 सेम ग्रुप हैं, तो क्या आ जाएगा ट्राई नाइट्रो और क्या आ जाएगा बेंजीन। अब यहीं पर क्वेश्चन पूछ सकता था कि अगर यहाँ पर ले ले हम कंसंट्रेट तो क्या बनेगा TNB, इसी को हम लोग बोलते हैं TNB। हमने थोड़ा वहाँ पर गलत बात, वो सही नहीं है, ठीक है, ये सही है, ठीक। ये TNB है ट्राइनाइट्रोबेंजीन, एक होता है TNT, एक होता है TNG। 3 चीजें देखिएगा, TNG को हम लोग बोलते हैं ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। कैसे बनता है, ग्लिसरॉल के नाइट्रेशन से बनता है TNG, जिसको बोलते हैं ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। उसका सही नाम होता है ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, और वो क्या होता है एक्सप्लोसिव। TNT क्या होता है, जब टॉलुइन कराता है नाइट्रेशन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट H2SO4 प्रेजेंस में तो बनता है TNT, जो क्या होता है विस्फोटक। तो TNG TNT TNB, समझ गए ना इतने सारे क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा क्वेश्चन सी आंसर सही हो जाएगा, यानी थर्ड वाला ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है, फर्स्ट का सी ऑप्शन, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हटा दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे यहाँ पर थर्ड के बारे में। देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन क्या है, नहीं सेकंड क्वेश्चन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू ट्रांस टू ब्यूटीन। देखिए चूंकि ट्रांस का एडिशन हो रहा है, अगर कंपाउंड ट्रांस हो एडिशन एंटी हो तो बनने वाला कंपाउंड क्या बनता है, मीसो। आपने सुना होगा ट्रांस कंपाउंड प्लस ट्रांस एडिशन हो रहा है तो बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा, मीसो। दोनों ही जब ट्रांस हो तो क्या होता है, मीसो कंपाउंड, ठीक। अब ट्रांस कंपाउंड यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांस कंपाउंड मतलब ट्रांस एंटी लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। ट्रांस कंपाउंड एंटी एडिशन तो क्या कंपाउंड बनता है, मीसो। ये आपने सुना होगा शायद, हम लोग ना समझ पाए इस चीज को, ठीक है। देखिए मैं एक बात और यहाँ बता देता हूँ आपको, उसको हटा दें। देखिए क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 है एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू ट्रांस टू ब्यूटीन। अब यहाँ पर ट्रांस कंडीशन कैसे आ गई, ट्रांस क्या होता है, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड। मान लो मैं यहाँ लगा दूँ CH3, यहाँ लगा दूँ H। अब जो ट्रांस कह रहा है तो CH3 ऊपर है तो हमें CH3 नीचे लाना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा H। ये कंपाउंड ट्रांस है। सिस क्या होगा, दोनों ग्रुप अगर इसी H को ऊपर लगा दे, ये नीचे आ जाएगा तो कैसे, सेम से तो सिस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कराया गया है, ब्रोमीन का एडिशन, ट्रांस एडिशन
ट्रांस कंपाउंड एंटी एडिशन, ये हमारा क्या है, ट्रांस कंपाउंड एडिशन कैसा है, एंटी, कंपाउंड क्या बनेगा, मीसो, याद रखना। ठीक, तो देखो भाई इसको जोड़ दें हम लोग तो क्या हो जाएगा, CH3 CH, इसको धर लिया है, यहाँ क्या हो जाएगा Br, चूंकि ये Br2 है, पाई टूटेगा, Br जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CBr और H, ये हो जाएगा क्या CH3। अब आप बताइए इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक ही प्लेन में है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो कंपाउंड कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। पूछ सकते हैं कि ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा यहाँ पर, मीसो, क्योंकि यहाँ पर ट्रांस कंपाउंड है, एंटी एडिशन है, कंपाउंड क्या बनेगा, मीसो। अगर यहीं पर सिस कंपाउंड हो, एंटी एडिशन हो, तो कंपाउंड क्या बनेगा, रसमिक मिक्सचर। याद रखना, हमेशा याद रखिएगा, ट्रांस कंपाउंड एंटी एडिशन मीसो, एंटी सिस कंपाउंड एंटी एडिशन रसमिक मिक्सचर। दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसका नाम पता क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, तो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, यानी मीसो 2,3 डाइब्यूटेन, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन है कोई आंसर, आंसर चौथा सही है, मीसो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। ठीक, चलिए अच्छा क्वेश्चन था। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। डाउट हो कमेंट करिएगा भैया, ठीक है, और हम लोग पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आप काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर जो है सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फेल टू रिएक्ट विद द ग्रेनर रिजेंट, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें ग्रेनर रिजेंट नहीं रिएक्शन करेगा, मतलब ये कह रहा है। ठीक है, देखिए पहला कंपाउंड एल्काइन है। अब एल्काइन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, RC111CH, रिएक्टिव आयोडीन होती, करेगा रिएक्शन। लेकिन बात करें एल्केन की तो RCH2CH3, ये आयोडीन रिएक्टिव नहीं होती है, नॉन रिएक्टिव होती है, इसीलिए एल्केन को नाम देते हैं क्या, पैराफिन्स, पैराफिन्स में कम नॉन रिएक्टिव, एल्कीन नाम देते हैं ओलिफिन्स। ठीक, थोड़ी सी रिएक्टिव होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा आप देखिएगा पहले ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा आंसर सही है एल्केन, क्योंकि एल्केन रिएक्शन ग्रेगनार रीजन से रिएक्शन नहीं करेंगे। बाद बाकी कीटोन्स करते हैं, अल्कोहल करते हैं, सभी करते हैं, सभी बनाए जाते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड सही है, दूसरा नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, 4 नंबर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर बात करें 4 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, एक रिएक्शन दे रखा है, करेक्ट ऑफ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या कंपाउंड है, CO कह रहा है। अब CO कैसा, सॉलिड, अकेला है तो सॉलिड होगा। फिर यहाँ पर 2Ag लिखा हुआ, 2Ag 1 पॉजिटिव गिव्स, ये एक्वस है, ठीक है, यानी जलीय। फिर यहाँ पर CO2 पॉजिटिव, जब 2 पॉजिटिव तो एक्वस होगा, प्लस क्या होगा यहाँ पर Ag, ठीक, 2Ag सॉलिड, ये कंपाउंड है, ये क्या रिएक्शन है, कंपाउंड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर हो क्या सकता है, मतलब किसका रिएक्शन, किसका ऑक्सीजन, ये कह रहा। जरा स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़िए। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है CU रिड्यूस, पहले हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक, देखिए ये बताइए, यहाँ पर इसकी वैलेंसी 0, जो न्यूट्रल स्टेट में होता है उसकी ऑक्सीजन नंबर 0। अब जिसके ऊपर जितना चार्ज उसकी ऑक्सीजन उतने नंबर, यहाँ इसकी ऑक्सीजन नंबर कितनी होगी, 2, तो 0 से होगी प्लस की 2, यानी +2 बढ़ गई। कैसे देखते हैं, सेम टू सेम, यहाँ पर कॉपर, यहाँ पर कॉपर, जब कोई नहीं है तो 0, यहाँ कोई नहीं है तो 0 होगी, लेकिन जिसके ऊपर जितना चार्ज वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, अब ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 2 हो गई, पॉजिटिव बैलेंसी बढ़ गई, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। चूंकि हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीकरण क्रिया में हमेशा पॉजिटिव बैलेंसी बढ़ती है, यानी इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, यहाँ पर निष्कासन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करा तभी पॉजिटिव हुआ। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव बैलेंसी बढ़ेगी, रिडक्शन में पॉजिटिव बैलेंसी घटेगी। यहाँ पर 1 था, यहाँ 1 है, 2 से है तो 2 पॉजिटिव हो गया, लेकिन 0 हो गया तो क्या हुआ है, पॉजिटिव बैलेंसी कम हो गई, तो ये क्या हो गया हमारा, रिडक्शन। याद रखें हमेशा, इसको हिंदी में बोलते हैं अपचयन। तो अपचयन की अपक्रिया में
ऑक्सीकरण संख्या हमेशा घटती है, ऑक्सीडेशन हमेशा बढ़ती है। तो इसका मतलब कॉपर ऑक्सीडाइज और सिल्वर रिड्यूस। फर्स्ट ऑप्शन देखिए जरा क्या कह रहा, स्टेटमेंट समझ जाएंगे। कह रहा कॉपर रिड्यूस, क्या कॉपर रिड्यूस हो रहा है? नहीं, क्या हो रहा? ऑक्सीडाइज। तो ये ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन देखिए जरा, बी में कह रहा है एजी ऑक्सीडाइज, क्या एजी ऑक्सीडाइज हो रहा है? नहीं, बी ऑप्शन गलत। सी पढ़िए जरा, सी में क्वेश्चन में कॉपर इज ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही, और Cu मतलब कॉपर ऑक्सीडाइज Cu2 पॉजिटिव में, ठीक, एंड CuAg 1 पॉजिटिव रिड्यूस टू Ag में। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ गई ना? ठीक, तो ऐसे रिएक्शन पूछ लेते हैं कई बार कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो ये हम समझ जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन था, ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन चैप्टर में भी है। तो हम लोग यहाँ पर अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 5 क्वेश्चन नंबर है। आपने पढ़ा हो केमिकल इक्विलिब्रियम में एक पॉइंट आता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय क्रिया। क्या होती है? ऐसी एक क्रिया जो एक ही डायरेक्शन में चल करके कंप्लीट हो जाती है, उसे नाम देते हैं हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो उसी की एग्जांपल है, यहाँ पर कह रहा है एक कंपाउंड दे रखे हैं 2PbNO3 का ट्वाइस गिव्स, इसको हीट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका कंपाउंड बना हुआ 2PbO प्लस 4NO2 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा O2। अब ये आप देख सकते हैं नाइट्रो कंपाउंड, यहाँ पर कोई एक कंपाउंड है, कई कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, एक कंपाउंड से कई लोग। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती, नहीं एडिशन रिएक्शन हो सकती है। पहला ऑप्शन है कॉम्बिनेशन नहीं। ये क्या हो रहा है, एक कंपाउंड टूट रहा है, तो ये डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज माने क्या होता है? एक से अधिक पार्ट में टूटना। अब चूंकि हीट दे रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या नाम हो जाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको हिंदी में नाम देते हैं ऊष्मीय अपघटन। क्या नाम देंगे? ऊष्मीय अपघटन नाम देंगे। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड क्रिस्टल इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री केल्विन टू 100 डिग्री केल्विन। देखिए एंट्रोपी क्या होती है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थर्मोकेमिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, एंट्रोपी को लेकर के थोड़ा समझा लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, 3 बर्तन बना लेते हैं, लोटा, भगोना, कढ़ाई, कुछ भी समझ लो, ठीक। इसमें हमने क्या कर दिया, आइस को भर दिया। आइस मीन्स बर्फ। बर्फ कैसी होगी? सॉलिड। थोड़ा टेम्परेचर दिया, थोड़ा सा, तो ये बर्फ से यहां पर लिक्विड में चेंज हो गया, यानी पानी बन गया। यही वाटर है। पदार्थ 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पर और हीट दिया इसको, यानी 100 डिग्री टेम्परेचर हीट कर दिया। यहाँ पर हो सकता है हमने 10 डिग्री दिया हो, ठीक, 20 डिग्री दिया हो, कुछ टेम्परेचर दिया। क्योंकि बर्फ क्या होता है, बर्फ तापमान 0 से कम पर पिघल जमना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ही आपका 0 डिग्री से सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर दिया कुछ, तो बर्फ पिघलने करके वाटर में चेंज हो गई। हमने उसको और टेम्परेचर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो है वाष्प बनने शुरू हो गया, वेपर यानी गैस फॉर्म में बदल गया पानी। जो H2O था वो किस में बदल गया? गैस में। आपसे पूछे अगर कि इन तीनों कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल का रैंडमनेस यानी जिगजैग मोशन किस में ज़्यादा हो रहा, तो आप कहेंगे इसमें। इसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं रैंडमनेस। क्या बोलते हैं? रैंडमनेस, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होना। यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल हैं तो वाटर मॉलिक्यूल चारों ओर इधर उधर फैलेंगे, लेकिन इसमें अगर बात करें तो पास पास होंगे, यहाँ अगर बात करें तो और पास पास होंगे। इसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या एक दूसरे टकराएंगे? नहीं। यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? बहुत ज़्यादा होगा, यानी इसमें रैंडमनेस बिल्कुल नहीं होगी। जितनी ज़्यादा रैंडमनेस उतनी ज़्यादा एंट्रोपी, यही क्वेश्चन है हमारा। मॉलिक्यूल्स का सिस्टम में जितनी ज़्यादा रैंडमनेस करता है, जितना मूवमेंट होता है, उतनी उसकी रैंडमनेस होती है। जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होती है उसकी एंट्रोपी होती है। तो हम कह सकते हैं एंट्रोपी सबसे ज़्यादा गैस में होती है, फिर आपकी लिक्विड में, फिर आपकी सॉलिड। तो गैस में एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, फिर द्रव में, फिर यहाँ पर। अब ये ऐसे बोलते हैं कि बताओ कपूर को जलाते हैं,
कपूर का गर्म करना, कपूर की हीट करना, बताओ एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? तो कपूर किस में बदलेगा? पहले सॉलिड किस में होगा? सॉलिड में। उसको हीट किया किस में जाएगा? सीधा वेपर में। तो एंट्रोपी कैसी होगी? बढ़ेगी। ठीक, अब यहीं पर बोल दें कि गैस से द्रव का बनना, बताओ एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। ठीक, क्योंकि यहाँ से रैंडमनेस कम हो गई। अब बोलेंगे यहाँ जल से बर्फ का बनना, एंट्रोपी घटेगी, लेकिन यहाँ से यहाँ जाएंगे एंट्रोपी बढ़ेगी। तो ध्यान रखना एक चीज, अगर किसी चीज को गर्म करने पर वो चीज फैलती है, उसमें मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, तो उसकी एंट्रोपी हमेशा कैसी होती है? बढ़ती है। और टेम्परेचर देने पर हमेशा एंट्रोपी कैसी होगी? बढ़ेगी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट इज करेक्ट है, इंक्रीज इन द एंट्रोपी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 मोल कॉन्सेप्ट से बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मोल कॉन्सेप्ट से है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन? जब भी कभी आपसे मॉलिक्यूल पूछे, यानी अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जब भी कभी आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो यहां पर फार्मूला होता है इसका नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na यानी एवोगाड्रो नंबर। इसके वैल्यू कितना होता है आप लोग जानते हैं? 6 × 0 3 लिख सकते हैं 10⁻3। ठीक, ये वैल्यू होती है। यहाँ आप 6.023 लिख सकते हैं, चलेगा, 2 भी चलता है। ठीक, इतना बड़ा कोई नहीं है, आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, देखिए अब चूंकि हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल। आपके यहाँ इसकी वैल्यू दिया है 1 मोल। क्वेश्चन देखिए 1 मोल, ठीक, ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर 1 मोल इनटू क्या दे रखा? एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, यही वाला आंसर आ जाएगा हमारा 6.23। ये हमारे क्या हो गए? नाइट्रो मॉलिक्यूल। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर N2 दे रखा है, तो N2 गैस है, ये डाइएटॉमिक है, तो N का होता है 14, 14, 2 कितना? 28। तो ये कह सकते हैं हम लोग जो 28 ग्राम नाइट्रोजन होगी वो किसके बराबर होगी? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो ये 1 मोल हो गया। तो मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल यानी 1 मोल, इसका ये कितना? देखिए ग्राम बटे वेट 28 कितना हुआ? 1 मोल। तो 1 मोल नाइट्रोजन इक्वल टू क्या हो जाएगा? Na एवोगाड्रो नंबर के बराबर। आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ पर कौन मैच कर रहा? आंसर मैच करेगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक, अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। 8 क्वेश्चन कह रहा है डिवाइस इज ए सीजीएस यूनिट यूज फॉर, यानी डिवाइस है सीजीएस इकाई में किसकी जो है। ठीक, किसकी इकाई है सीजीएस प्रणाली? तो यहाँ पर डिवाइस जो आपका मात्रक है वो आपका है डायपोल द्विध्रुव आघूर्ण का। तो आंसर सी सही है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक, थोड़ी क्वेश्चन है तो मैंने बता दिया आपको, 8वां का आंसर है वो सी सही है। 8वां का सी आंसर सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 8वां का तो सी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 कह रहा है अरेंज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें कह रहा है कि सबसे ज्यादा ऑर्डर क्या है? तो देखिए थ्योरी क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है वो रेडियो वेव का होता है, फिर माइक्रोवेव का होता है, फिर इंफ्रारेड का, फिर विजिबल वेव का, फिर यूवी रेज का, फिर एक्सरे का, गामा का। यहाँ पर आपका आंसर है दूसरा सही है। ठीक है, गामा रेज, एक्सरे, फिर अल्ट्रा वाले, माइक्रोवेव। आंसर 9th क्वेश्चन का थ्योरी क्वेश्चन है आपके, इसमें बी ऑप्शन सही है। ठीक, थ्योरी क्वेश्चन है, मुझे जरूरत नहीं बताने की। क्वेश्चन नंबर 10 का भी अच्छा है। 10 क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा भी है। ठीक है, और इंग्लिश मेरे पास में, हिंदी हम यहाँ पर नहीं बोल पाएंगे लेकिन समझा देते हैं आपको। हिंदी आपको यहाँ दिख जाएगी, हिंदी इसकी क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 क्वेश्चन कह रहा है इन ए हॉस्पिटल, अस्पताल में एन ऑक्सीजन सिलेंडर होल्ड 10 लीटर ऑफ O2 एट द 2 ATM प्रेशर। एक सिलेंडर है, उसका 10 लीटर आयतन में ऑक्सीजन का जो ATM प्रेशर है वो 200 ATM है। ठीक, इफ पेशेंट, यदि मरीज को ब्रीदिंग यानी सांस लेने में 0.50 ml ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है 1 ATM प्रेशर पर, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर का वहां पर आयतन क्या होगा? यानी वॉल्यूम सिलेंडर पूछ रहा है। ठीक है, और ये कह रहा है कि ब्रीथ फॉर हाउ मैनी ब्रीथ फॉर सिलेंडर विल बी सफिशिएंट टेम्परेचर दे रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसकी ब्रीदिंग क्या होगी? यहाँ पर 2 चीजें हैं। पहले तो हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बाद में निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ब्रीथ। देखिए क्वेश्चन क्या है आप समझ नहीं पाएंगे यहाँ पर एक बार, लेकिन कई बार लगाएंगे समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है आप समझ जाए। पहले ऐसा करते हैं, जो दिया हो उसको लिख लेते हैं हम लोग। वॉल्यूम सिलेंडर दे रखा है 10 लीटर,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये कितना है 10 लीटर, ठीक। प्रेशर इसका दे रखा है वो है 200 atm, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो है 30 डिग्री। अब ये प्रेशर P1 वाला है, ये P2 जो है 1 atm है, ठीक। ये V1 है, V2 यहां पर पूछा है। कोई फार्मूला हम लोग जानते हैं, शायद कुछ ऐसा हो, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। तो एक फार्मूला होता है PV बराबर nRT। कुछ इसमें करते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, कुछ ऐसा करो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो ऐसा करते हैं, इसको लिख सकते हैं PV अपॉन NR, नहीं NT, क्योंकि नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट है, इक्वल टू R। ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्यों भाई, PV अपॉन NT अपॉन R अपॉन NT, ठीक। R यहाँ पर कांस्टेंट, इसको छोड़ दो, इसको लिख सकते हैं बढ़ा के हम लोग P1 V1 इक्वल टू अपॉन N1 T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। ये कांस्टेंट है, इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ये नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर कैसे हैं, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो काट देंगे इसको हम लोग, कांस्टेंट है, छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या, देखिए यहाँ लिख सकते हैं, आ जाएगा यहाँ पर P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो इसकी। P1 जो है आपका वो 200 atm है, 200 इंटू V1 है वो 10 है, P1 यहाँ पर 1 इंटू V2 पूछा है, निकाल लें हम लोग V2, कितना हो जाएगा यहाँ पर 200 1 शून्य 2000। ये V2 किस में आ गया, लीटर में, V2 आ गया हमारा, यानी ये सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया, 2000 लीटर सिलेंडर है इसका मतलब, ठीक। अब यहाँ पर कह रहा है कि पेशेंट कितना ब्रीथ करता है, 0.50 ml ऑफ ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ ब्रीदिंग क्या होगी, इसे उतार लीजिएगा, फिर उतार ली, फिर हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं इसकी नंबर ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। हटा दे भैया, चलें आगे, चलिए हटा दें, ठीक। देखिए अब निकालते हैं नंबर ऑफ ब्रीदिंग। नंबर ऑफ ब्रीदिंग निकालेंगे तो इसका एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ ब्रीदिंग, यानी सांस लेने की दर। नंबर ऑफ ब्रीदिंग जो है वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रीथ, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रीथ, ठीक है। टोटल सिलेंडर का आयतन अपॉन जितना ब्रीथ करता है, तो यहाँ पर टोटल निकाले हम लोग 2000 अपॉन 0.50 ml, लीटर में ले आओ तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -3, चूंकि ऊपर कैसा है लीटर में, ये किस में, लीटर में, तो इसको चल मिलीलीटर में कर लिया 1000 गुणा, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक। अच्छा अब क्या करो, इसको उठा के ऊपर ले जाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं 2000 गुणे 10 की घात 3, ये 3 हटा दो, यहाँ कर दो 6, ठीक, अपॉन 0.5, यहाँ पॉइंट हटा दो, यहाँ 20 ले आओ, 5 चौकू 20, आंसर आएगा हमारा 4 इंटू 10 की पावर 6। कोई ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन चौथा सही है, ठीक है, डी इज करेक्ट। कौन क्वेश्चन नंबर 10, काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 के बारे में। अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखिए स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर कह रहा है, इंटरेक्शन किस में ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल्स का, सबसे हम लोग इंटरेक्शन बात करते हैं
तो आ जाएगा सबसे पहले आयनिक बॉन्ड, इसमें है नहीं, फिर कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें है नहीं, फिर यहाँ पर है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर इसमें डाइपोल डाइपोल, फिर वान डर वाल। यहाँ पर आंसर सी सही है। ठीक, 11 नंबर आपका सी आंसर सही है, 11 का सी आंसर सही है। ठीक, आयनिक बॉन्ड होता है, फिर इसके बाद कोवेलेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल, वान डर वाल, सी करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। ठीक है, चलिए इसको हटाइए, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन ब्लड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड is 7.69 atm. How much glucose in the should be used per liter of intravenous injection that to have the same osmotic pressure as blood? आर्क वैल्यू दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर पूछा है। चलिए इसको देखते हैं, इसको हटा दें। देखिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 नंबर। ठीक, इसमें कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना हमको। ठीक, तो ये होता है पाई = CRT। सी यहाँ पर क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन, आर की वैल्यू दे रखी है, रेडबर्ग कांस्टेंट, टी यहाँ पर होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वो यहाँ पर आपको दे रखी है। इसमें अब मैंने पाई की वैल्यू कितनी है, 7.69, इसकी वैल्यू है 7.69 इंटू सी पूछा है, इंटू आर की वैल्यू जो है वो है यहाँ पर 0.0821 इंटू टी यहाँ पर है 37 और इसको बदल लो केल्विन में, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। इसको सॉल्व करेंगे, सी इंटू आ जाएगा 0.0821 प्लस 310, ये हो जाएगा सी इंटू 310.0821 इक्वल टू 7.69। सी निकालोगे तो यहाँ पर आएगा, मैंने सॉल्व किया डायरेक्टली 0.3 m, मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.3 m। ये क्या आ गया आपकी मोलर कंसंट्रेशन। चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में जो 1 लीटर सोल्यूशन है, यानी 1 लीटर बिलियन में इतना इसकी कंसंट्रेशन है। ठीक, यानी मोलर कंसंट्रेशन कितनी है 1 लीटर बिलियन में, तो 1 लीटर बिलियन ग्लूकोज कितनी हो जाएगी। ठीक, 1 लीटर सोल्यूशन कंटेंस लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन 0.3 m कंसंट्रेशन। तो अब ग्लूकोज कितना है वहां पर, ग्लूकोज वेट कितना है 180 दे रखा है उसमें ना। ठीक, अब ग्लूकोज याद रखा, तो यहाँ पर 1 लीटर सोल्यूशन कंटेंस ग्लूकोज में अगर देखेंगे तो ग्लूकोज वेट हो जाएगा 180 इंटू 0.3, तो 18×54 आंसर 44.2। ठीक है, 0.2 आएगा तो यहाँ पर चलेगा, आंसर यहाँ रहा 18×54, आंसर ए सही है। 12 का आंसर ए करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप थ्योरी वाले हैं सारे हम लोग जल्दी बोल देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, जहां पर आपको समझ नहीं आएगा हम इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर। 13 नंबर है करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना आपको कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। एरोमेटिक प्राइमरी एमिस रिएक्ट दैट रूम टेम्परेचर विद एक्वस नाइट्रस एसिड वेरी स्टेबल कंपाउंड कहाँ होता है, फर्स्ट गलत, फल्स नहीं, सही नहीं है। एलिफेटिक प्राइमरी एमिस, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर विद एक्वस नाइट्रस एसिड टू गिव्स स्टेबल एलिफेटिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन देखते हैं। एरोमेटिक प्राइमरी एमिस रिएक्ट एट द लो टेम्परेचर, ठीक, विद एक्वस नाइट्रस एसिड गिव एरिल डाइजोनियम साल्ट विच कैन नॉट बी स्टोर। जब कराते हैं तो डाइजोनियम साल्ट बनता है। ठीक है, आंसर सी सही है। ठीक, स्टेटमेंट में कौन सा क्वेश्चन नंबर है 13 का सी आंसर सही है। थ्योरी बेस्ड है, ज़्यादा कुछ नहीं उसमें। ठीक, क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग 14 नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन 14 नंबर का आपको पता है
कि आप लोग पढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट, फेलिंग टॉलिन टेस्ट, ठीक है, आपने सुना होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 40 नंबर। जब द फॉलोइंग फेल, यानी कौन सा नहीं देता, गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ फेलिंग सोल्यूशन एंड द टॉलिन टेस्ट। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो फेलिंग टेस्ट और जो टॉलिन टेस्ट देते हैं वो कौन देते हैं, एल्डिहाइड, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। तो बात करें प्रोपेनल, ठीक है, बात देखिए ये कौन देते हैं, फेलिंग टेस्ट एंड टॉलिन टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बात करें प्रोपेनल, आप जरा इसका स्ट्रक्चर बनाइए। प्रोपेनल ये क्या है पता है, CH3 CH2 CHO अल एल्डिहाइड है, देता है। बी क्वेश्चन नंबर ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में CHO होता है, ऊपर देखेंगे आप लोग CHO CHOH का होल 4 और CH2OH, ग्लूकोज में होता है ये ग्रुप, तो ये ग्लूकोज देता है। सी ऑप्शन है इसमें क्या, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज नहीं देता है। रीजन क्या है, फ्रक्टोज में होता है कीटोन ग्रुप, ठीक है, तो ये नहीं देता है। तो आंसर 14 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 15 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन जो है 15 नंबर, देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4FeCN का 6, 4 2 6 नंबर आएगी 2, 6 में 4 गया तो 2, कुछ नहीं ट्रिक है, लगा दो निकाल लो। ठीक, अब कुछ लोग कहें कैसे आ गया, देखो भाई ये 4 है, इसकी फर्स्ट ग्रुप का है, तो 4 इंटू +1 प्लस जिसकी निकालनी x + 6 CN की -1 = 0, ठीक है। ये 4 इसकी ये फर्स्ट ग्रुप का है +1, तो यहाँ हो गई ये 4 + x माइनस कितना आ जाएगा 6 = 0, तो आ गई ना किसकी 2, सीधा घटा दो 4 में से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा अच्छा क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता कौन नहीं देता, अभी BHU में भी आया था, ठीक है, BHU वालों ने आंसर गलत दिया था। इतने BHU भोंपू हैं, BHU बहुत बेकार हो गया है, ठीक है, एकदम टोपा चंद है, साले मेरे पकड़ मार गिरा के। देखो भाई जब द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, बात कर रहे हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, समझ लो आज हमेशा कल कहानी खत्म। आयोडोफॉर्म टेस्ट, पहली बात ये है आयोडोफॉर्म होता क्या है, CHI3 को हम लोग नाम देते हैं आयोडोफॉर्म, CHX3 बोलते हैं हेलोफॉर्म, CHCl3 बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, समझ गया ना। X मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन है, जो भी आएगा, Cl है क्लोरोफॉर्म, Br है ब्रोमोफॉर्म, I है तो आयोडोफॉर्म। इसको बनाने का जो टेस्ट है वो कहलाता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन कौन लोग बनाते हैं जरा बात करते हैं, देखिएगा इसमें 2 ही कंपाउंड टेस्ट देते हैं, या तो देते हैं केवल एल्कोहल और या देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन। एल्कोहल अगर बात करें तो ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल CH यहाँ लिख देते हैं OH ये ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसे अल्कोहल वो सभी टेस्ट देते हैं। बात करते हैं कीटोन में, तो कीटोन में फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता है क्योंकि इसमें ग्रुप नहीं पाया जाता है, ये वाला। बात करते हैं एल्डिहाइड में, तो केवल CHO, ये क्या है पता है, एस्टल्डिहाइड, केवल यही टेस्ट देता है, यानी एल्डिहाइड में ओनली एस्टल्डिहाइड और कोई नहीं। बात करें यहीं पर कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, देखिएगा COCl ये देगा, आपको नहीं देगा, क्यों, इसमें ये ग्रुप है, लेकिन यहाँ क्या है क्लोरीन, तो नहीं देगा। ठीक, केवल एल्डिहाइड और कीटोन। अब यहाँ पर H लगा हो या यहाँ पर CH3 हो या यहाँ पर कोई फेनल ग्रुप हो तो टेस्ट देगा, अन्यथा नहीं देगा, याद रखना। इसका मतलब एसीटोन देगा, एसीटोफिनोन देगा, एस्टल्डिहाइड देगा, अदर कोई नहीं देगा, ऐसे कह सकते हैं आप। सुनिए मेरी बात, इसको हटा दें। ठीक, देखिए अल्कोहल बात करें तो मेथिल अल्कोहल नहीं देगा, प्राइमरी अल्कोहल में ओनली एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल ओनली एथिल अल्कोहल टेस्ट देगा। अब बात करें अगर हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल में, तो ओनली एल्केन टू ऑल वाले कंपाउंड, प्रोपेन टू ऑल, देखिए जरा 1 2, प्रोपेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल, सब टेस्ट देंगे, हेक्सेन टू ऑल, कुछ भी सही। सेकेंडरी अल्कोहल सब टेस्ट देते हैं, टर्सरी अल्कोहल कोई टेस्ट नहीं देगा। ठीक, यहाँ पर आ जाओ, एल्डिहाइड में ओनली एल्डिहाइड, कीटोन में ओनली एल्केन टू ऑन,
इनके अलावा कोई दुनिया कंपाउंड टेस्ट नहीं देता। बात समझ गया ना? ठीक, याद रखना भाई। एल्कोहल में ओनली एथिल कोहल, कीटोन में ओनली एल्केन 2 ऑन, सेकेंडरी एल्कोहल में ओनली एल्केन 2 ऑल। इसके अलावा दुनिया कोई कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देता है। ठीक, हम लोग ऑप्शन पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14 नंबर। देखिए भाई, नहीं 15 नंबर, 15 16 नंबर, ठीक है 16 नंबर। देखिए अब जब पहले पर आ जाओ, पहला ऑप्शन एथिल को देखिए, पहला सही हो गया, CH3 CH2OH। क्यों? इसमें बना लेंगे हम लोग CH3 CHOH और ये H। देखो भाई CH3 CH2OH बन गया ग्रुप, तो पहला सही है। बात करते हैं B, प्रोपाइल अल्कोहल नहीं देगा, साइक्लोहेक्सेन नहीं, C ऑप्शन है पेंटेन 3 ऑन। देखिए ये लिखा 3 पेंटेनॉन, जरा बताइएगा 3 पेंटेनॉन, तो ये बताओ देगा कि नहीं देगा? CH3 CH2 CO CH2 और CH3। बताओ भाई, ये 3 पेंटेनॉन इसमें कहीं बन रहा ग्रुप? नहीं। अगर ये यहाँ पर होता, अगर ये यहाँ पर होता CH3 CO CH2 CH2 CH3, देखो भाई पेंटेन 2 ऑन बन गया ग्रुप, तो देगा। कहना तो यहाँ पर R होना चाहिए, या तो H हो या तो R हो। अब ये R एलिफेटिक हो या R एरोमेटिक, तो कंपाउंड देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, 16 का फर्स्ट सबसे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 70 क्वेश्चन नंबर इक्वेशन है, तो इक्वेशन विच रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन एट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए केमिकल स्पीशीज इज नॉन एज नस्ट इक्वेशन। इसको नाम देते हैं हम लोग नस्ट इक्वेशन। तो 17 क्वेश्चन नंबर का नस्ट इक्वेशन का आंसर सही है। ठीक, ये नस्ट इक्वेशन की डेफिनेशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन पर अगर हम लोग वहाँ पर कंसंट्रेशन पर पूछा जाए, टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोपोटेंशियल अगर दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन को? नस्ट इक्वेशन। ठीक, चलिए हटा दें। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 हो गया नस्ट इक्वेशन। ठीक, तो 17 क्वेश्चन नंबर कौन सही है? केवल डेफिनेशन है, 17 सही, सी सही। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 18। कैसे में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसकी होगी? सभी यहाँ पर जो कंपाउंड दिए गए हैं वो कैसे हैं? ये कंपाउंड आपके उसके हैं कोऑर्डिनेशन का मिस्टेक। ठीक, ज्योमेट्री आपको लगेगा ज्योमेट्री सबकी सही है, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो NiCN का होल 4 और यहाँ पर 2-। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर वास्तव में अगर आएगी 4 आएगी। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है X इंटू टाइप ऑफ लिगेंड। ये लिगेंड आपका मोनोडेंटेट है, जो कि यहाँ पर 1 नेगेटिव है, तो 4 × 1:1। अगर यहाँ बाईडेंटेट लिगेंड होता, मान लो इथाइलिन डाइएमीन है, तो वहाँ पर कितना हो जाता? 4 × 2 8 आ जाती। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? यहाँ पर इसकी वैल्यू जितनी दे रखी हो 2 4 5 6 और इंटू टाइप ऑफ लिगेंड। मोनोडेंटेट है 1, बाईडेंटेट है इंटू 2, ट्राइडेंटेट इंटू 3, टेट्राडेंटेट इंटू 4। ये क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, इसकी नंबर 4 आ गई। बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर वो आपका PTCl का 4 -2, यहाँ भी 4 आएगी आपकी। ठीक, अच्छा सी ऑप्शन है, हम लोग बात करें NiCl का 4 -2। डी की अगर बात करें FeCN का 6 -3। सबकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसकी 6 है, तो ये तो होगा नहीं। बचे 3 कैसे देखेंगे? देखो भाई, अगर आप ये पता हो इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है और वीक लिगेंड क्या है, ये तो देखिए इनमें दोनों कहानी है। ऊपर वाला होगा नहीं, चूंकि ये आपका कैसा लिगेंड है? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, वो अनपे इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर देगा, तो स्ट्रक्चर शेप चेंज हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। प्लेटिनम क्लोरीन के साथ स्ट्रॉन्ग काम करता है। ये कैसा काम करेगा? स्ट्रॉन्ग काम करेगा। इसके साथ ये एक्सेप्शन है। ठीक, लेकिन निकिल साथ यहाँ पर कैसा काम करेगा? वीक फील्ड लिगेंड। तो आंसर हमारा हो जाएगा चौथा सही। कैसे? बता रहा हूं आपको, ऐसे देखिएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक लिगेंड आपको आना चाहिए कि कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं और कौन से लिगेंड वीक फील्ड होते हैं। हम लोग बात कर रहे थे निकिल Cl4 -2, तो इसकी नंबर कितनी हो गई? 4। जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होती है
उतने ही वहाँ पर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, इसका नंबर कितना 28 है, 28 नंबर है, तो यहाँ हो जाएगा 4s2 और 3d8, ये तो आप जानते होंगे ना। अब यहाँ पर चूंकि इसकी आ जाएगी यहाँ पर 2 ऑफ, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 क्यों हो जाएगा, Ni2 प्लस निकालेंगे ना, तो 4s0 और 3d8। अब यहाँ पर 3D में हम लोग क्या करेंगे, भरेंगे यहाँ पर, देखिएगा अब यहाँ पर क्या बनाएंगे 3D, 1 2 इधर करिएगा, बड़ा बना थोड़ा सा, 3D 4s 4p। 3D बात करें तो 1 2 3 4 5, ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने रुपये 2, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, खाली है। क्वांटम नंबर कितनी है 4, तो 4 देखने पड़े खाली है, कितने 4 खाली। अब देखो जरा, चूंकि यहाँ पर Cl कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, अगर ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से करके यहाँ आ जाता, कैसा है वीक फील्ड, तो वीक फील्ड लिगेंड कोई पेयरिंग नहीं करता है, जब पेयरिंग नहीं करेगा तो यहाँ पर आपका देखो S, ये कितना है 3, तो sp3 हो गया, और sp3 वाला कैसा होता है टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसकी नंबर कितनी है 4, इसलिए हमारा आंसर सही है सी। बात सुन आगे भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोस्ट एसिड एसिडिक इन एक्वा सॉल्यूशन। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, ठीक है, और ये कह रहा है कि इसमें कौन सा एसिडिक होगा, तो आपको पता है जो नाइट्रो समूह होता है वो ज़्यादा एसिडिटी बढ़ाता है, कौन नाइट्रो समूह। तो यहाँ पर बात करें हम लोग, देखिए इसमें आंसर आपका कौन सही है, 19 नंबर है, इसमें आंसर शायद बी या सी में से कोई एक सही है। बी अगर हम लोग बात करें, पहला तो होगा नहीं, अगर बी की हम लोग बात करें कंपाउंड, ये नंबर है बी मान लो, और एक यहाँ पर कंपाउंड सी सही है। ये दोनों बेंजोइक एसिड हैं, ऑयल और बिटर आलमंड जैसी में गंध आती है, ठीक है। एक पर लगा हुआ पैरा पर नाइट्रो ग्रुप है, एक लगा हुआ पैरा पर एमिनो है ये NH2, और एक पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। ये OH है, और ए ऑप्शन कैसा है, ए में केवल बेंजोइक एसिड। बताओ इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक, NO2, क्योंकि इसकी एसिडिटी कैसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होती है, NO2 ग्रुप में ज़्यादा होता है। यहाँ पर आंसर होगा हमारा ये वाला सही, ठीक। तो यहाँ पर जो फर्स्ट, इसमें एक ही ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 19 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देखिएगा, 20 नंबर, बस 5 और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 अगर बात करें हम लोग, तो 20 नंबर में हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि सोडियम साल्ट ले लो बेंजोइक एसिड और हीट कर दो सोडियम, तो बेंजीन बनेगी, सिंपल कंपाउंड सोडियम साल्ट। तो ऐसे लिख सकते हैं सोडियम बेंजोएट, ये लैब मेथड है बेंजीन का। सोडालाइम, सोडालाइम क्या होता है NaOH प्लस CaO, ये कहलाता है सोडालाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड क्या कहलाता है सोडालाइम। इसको हीट कर दिया तो यहाँ पर पता क्या बना, ये तो नहीं है, यहाँ पर निकल जाएगा इतना पार्ट, बेंजीन बन जाएगी। क्या बन जाएगा बेंजीन। आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है, एक हम तरीका यहाँ सीखेंगे नया वाला। क्वेश्चन नंबर 21 एमीन की बेसिटी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, बेसिक स्ट्रेंथ देखिएगा, यहाँ पर तरीका होता है और वो हर जगह लागू होता है। एक है फार्मूला 213 और यहाँ पर अमोनिया है, 213 अमोनिया, ये होता है फॉर मैथिलेमिन के लिए CH3NH2, मैथिलेमिन के लिए 213। फिर बात करते हैं 231 और किसके लिए, अमोनिया के लिए। ये किसके लिए है, फॉर एथल के लिए, यानी फॉर एथिलेमीन। एलिफेटिक एमीन आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक। एलिफेटिक एमीन हमेशा बेसिक होती हैं एरोमेटिक एमीन से, याद रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पर द्वितीयक एमीन
प्राइमरी एमीन, टर्सरी मेथिल एमीन, फिर अमोनिया। ये मेथिल एमीन के लिए वाला फार्मूला है और एथिल एमीन के लिए 231, यानी सेकेंडरी, टर्सरी, फिर प्राइमरी। हम लोग बात करते हैं ऑप्शन पर। देखिए जरा ऑप्शन देखिएगा क्या कह रहा। फर्स्ट ऑप्शन है एरोमेटिक बेंजीन, फिर अमोनिया, तो पहला नहीं होगा क्योंकि एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक। सेकंड अगर देखिएगा, सेकंड वाले में एथिल एमीन प्राइमरी एमीन है, ठीक है, फिर इसके बाद में आपका दूसरे वाले में सेकेंडरी है, तो प्राइमरी सेकेंडरी कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो बी ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन हम देखिएगा सी ऑप्शन। सी में अगर देखिएगा सेकेंडरी एमीन आपकी एथिल एमीन है, फिर इसके बाद एरोमेटिक एमीन नहीं, एलिफेटिक एमीन आर मोर बेसिक। चूंकि सी में फिर इसके बाद लास्ट में एथिल एमीन था ना, तो सी गलत है, आंसर डी करेक्ट है। डी में क्या देखिएगा, एथिल एमीन सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है यानी सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, और फिर इसके बाद में अमोनिया है, फिर इसके बाद में एरोमेटिक एमीन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका चौथा सही है, यानी आपका 21 में डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एथेन इज x1 एंड बेंजीन जो है वो x2 है। ठीक है, देखिए चलिए इसको लिखते हैं। और फार्मूला पढ़ा होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का फार्मूला होता है, यानी इससे पूछा है रिजोनेंस एनर्जी क्या होगी, है ना। तो रिजोनेंस एनर्जी का फार्मूला होता है ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, थ्योरी क्वेश्चन है, ज़्यादा सवाल नहीं, थोड़ा सा है। 22 नंबर कह रहा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एथेन इज x1। ठीक है, यानी एथेन की जो एथीन यानी C2H4 की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो x1 है, यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन यानी C2H4 वो कितनी है, x1। ठीक है, x1 है। अब बेंजीन कितनी है, तो बेंजीन जो है यानी C6H6 की जो है वो x2 है। ठीक है, अब देखिएगा चूंकि बेंजीन में है हीट, बेंजीन कितने ऐसे ग्रुप बनेंगे, 3, तो बेंजीन की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी ऑब्जर्व वो कितनी हो जाएगी, 3x1। अरे बेंजीन कितने हैं, C6 होता है ना, तो इस C2 में यहाँ पर इतना है, तो C6 में कितना हो जाएगा, 3x1। तो एकदम क्वेश्चन बड़ा इजी बेसिक क्वेश्चन है। देखिएगा चूंकि हमें निकालना है यहाँ पर ऑब्जर्व, तो लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जर्व। क्वेश्चन नंबर कौन सा, हाँ ठीक, क्वेश्चन नंबर है आपका 22। ऑब्जर्व हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका, बेंजीन का। तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, तो कितना हो जाएगा, 3x1। ठीक है, 3x1। ये किसका होगा, हीट का। कैलकुलेटेड कितना है यहाँ पर, वो कह रहा है एंड हैंस रिजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। अच्छा, बेंजीन की जो है वो x2 है, तो हमने किसका निकाला है यहाँ पर, बेंजीन निकाला है, तो 3x1। अब निकाल लो कैलकुलेटेड, तो x2 कैलकुलेटेड, तो कितना हो जाएगा, x2। बेंजीन जो कैलकुलेटेड है वो क्या है, x2। अब दोनों क्या होता है, ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड। जो रिजोनेंस एनर्जी होती है, रिजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड, तो हो जाएगा 3x1 माइनस x2। ये फार्मूला होता है। 3x2 कहाँ से आया, इस बेंजीन में कितने ग्रुप बनेंगे, देखो जरा, एक CH2, 2 CH2, 3 CH2, C6H6 है ना, तो एक एथिलीन से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजनेशन में, तो कितना हाइड्रो निकल जाएगी और क्या बन जाएगा, बेंजीन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सही है, वो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए 23, कह रहा है कौन सा रेजोनेंस यहाँ पर शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर,
एक्साइबिट रिजोनेंस क्या होता है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, या फिर डबल बॉन्ड फिर बगल में लॉन पेयर हो फिर सिंगल बॉन्ड। देखिए कई कंडीशन यहाँ पर होती हैं। आपको यहाँ पर आंसर कौन है मैच करेगा? ये तो नहीं है, चूंकि ए में यहाँ पर डबल बॉन्ड है फिर सिंगल है। बी ऑप्शन देखते हैं जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर ये CHO के साथ डबल बॉन्ड है। इसको यहाँ रोटेट करो, ठीक, इसको यहाँ पर पॉसिबल हुआ। सी ऑप्शन बात करते हैं, CH3 COO CH3, यहाँ पर H को यहाँ ले जाओ, तो इसमें B और C दोनों सही हैं, लेकिन अगर पूछा है मोर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आंसर B सही होगा। ठीक है, मोर करेक्ट आंसर कौन सही होगा? यहाँ पर B सही है, तो 23 का आंसर B सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 24। देखिए बस 2 और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर है, एस्प्रिन इज एसिटाइलेशन प्रोडक्ट। एसिटाइलेशन मतलब होता है इस ग्रुप का एडिशन होना, CH3CO, इस ग्रुप का एडिशन होना। ये ग्रुप क्या कह रहा था? एसिटिल ग्रुप, इसका एडिशन। तो देखिए यहाँ पर आंसर फर्स्ट सही है, ऑर्थो ऑर्डोक्सी बेंजोइक एसिड। मैं बात करूं अगर, इस कंपाउंड नाम जानते हैं क्या होता है? OH। ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक। अब इसमें क्या कहते हैं? इसी का नाम पता क्या है? सैलिसिलिक एसिड, नहीं सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड है इसका नाम, सही है। अब इससे करा दो यहाँ पर एसिटाइलेशन क्या होता है? प्लस CH3CO ग्रुप का एडिशन। अब यहाँ पर कुछ भी हो, एसिटिल क्लोराइड हो, एसिटिक एसिड हो, ठीक है, एसीटोन हो, या फिर कोई और कंपाउंड हो, जैसा कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप हो ये वाला, और इसका ऐड करा दो, तो यहाँ से H निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो कंपाउंड यहाँ क्या बनेगा? कर देखो जरा, कंपाउंड ये बनेगा, ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या है? COH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? OCOCH3। इसी को नाम देते हैं हम लोग क्या? एस्प्रिन। पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग एस्प्रिन, इसको एस्प्रिन बोलते हैं। और इसी का नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। कई नाम जानते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, याद रखना है। इसको बोलते हैं एस्प्रिन, या एक और बोलते हैं एस्टर सैलिसिलिक, एक और बोलते हैं 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 24 का आंसर ए सही है। इसके नाम पूछे गए लिख देते हैं, ये नाम कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? एस्प्रिन एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एक नाम और देते हैं 1,2-एसिटॉक्सी ग्रुप है, तो इसका नाम लिख लें हम लोग 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये एस्प्रिन का नाम है भाई, कई बार पूछा गया है, बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एस्प्रिन किससे बनाते हैं, इसका नाम क्या है, फार्मूला क्या है, रासायन नाम क्या है, ये सारे नाम पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 24। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन BSc नर्सिंग बी फार्मा 2017 का। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। अभी तो सॉल्व कराए थे हम लोग, -2 एंड CO का 4, ये क्वेश्चन है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ कितना निकाला था हमने, इसकी 2 थी, यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा? 28 नंबर है, तो 4s 0 और 3d 8। 10 बढ़ते हैं, 10 में 8 के 2, तो यहाँ पर एम्पियर बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रल है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी 0,
तो इसकी क्या हो जाएगा, एक टाइम जीरो हो जाएगा तो इसकी हो जाएगी जीरो, तो आंसर हो जाएगा 2,0 आंसर है। कोई सी ऑप्शन करेक्ट है, 25 का सी ऑप्शन करेक्ट। तो हम लोगों ने 2017 बीएससी नर्सिंग बी फार्मा के 25 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए। हम लोग बात करेंगे अब इसके नेक्स्ट 16 जो पेपर आएगा उसके बारे में, ठीक है। तब तक आप लोग इतना पढ़िएगा और अपने पूरे होल सिलेबस का रिवीजन करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।